गांव गढ़ी बिरबल के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से इंचार्ज के रूप में भेजे गए भाई प्रदीप मान जी, जो बड़ी मजबूती के साथ अलग अलग हलकों में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं। तो हम हल्का इंद्री के निवासी भी आपका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। आज यहां सभा में उपस्थित करनाल बार के पूर्व अध्यक्ष भाई चांदवीर मढ़ान जी, हमारे भाई जो हमारे साथ जिला पार्षद भी रहे और लगातार कांग्रेस पार्टी का झंडा, ऐसी परिस्थितियां भी इनके ऊपर आई कि इनको बहुत ज्यादा कुछ देने की बात रही, लेकिन इन्होंने वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में उस टाइम पे दिया जब ये जिला पार्षद थे, और इन्होंने सारी चीजें छोड़ के एक वफादार सिपाही का फर्ज निभाया। हमारे भाई करण मढ़ान जी, गांव के किसी आदमी का मैं नाम नहीं लूंगा भाई, हमारे साथी नाथीराम जी, युवा कांग्रेस के हलके के अध्यक्ष, हमारे भाई रोहित शोरान जी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिले के अध्यक्ष, हमारे भाई बलबीर जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई प्रशांत अरोड़ा जी, और गांव की पंचायत, भाई गांव का मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। सरपंच जो होता है वो गांव का मुख्यमंत्री होता है, छोटी सरकारें हमारी हैं। तो भाई प्रिंस जी, साथ में मेंबर पंचायत भी मुझे एक आध दिखाई दे रहे हैं। और गांव के किसी भी साथी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि बहुत सारे लोगों के नाम छूट जाएंगे तो वो बुरा लगेगा। तो गांव के तमाम मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यादविंदर शोरान ये भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। राजेपुर से अभी प्रदेश का इनको सचिव बनाया गया है हमारे भाई यादविंदर शोरान जी। बहुत ही मेहनती वीरू भाई, आ जाओ आप। वीरेंद्र चेयरमैन जी भी हैं गांव के, भान जी के नेतृत्व में और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में शुरू की। इस कार्यक्रम का नाम था हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। और इस अभियान के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश का हर कार्यकर्ता, हर नेता वो गांव गांव में इन पंपलेट्स को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा कि एक बड़ी ऐड वो टेलीविजन के ऊपर भी, अखबार के अंदर भी, रेडियो चलाओगे उस पे और सोशल मीडिया के ऊपर भी, आप फेसबुक चलाओगे उसके बीच में ऐड मोदी की गारंटी। मोदी बोलते हैं बड़ी जोर से, ये मोदी की गारंटी है। आज क्योंकि फिर से 2024 में वो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों के हाथ में जो सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी ताकत वो वोट का अधिकार है, उसको डालने के लिए आप जाओगे। तो आप लोगों के दिमाग में खाका तैयार होना चाहिए कि 2004 से 14 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार रही, उसने इस देश के लोगों के लिए क्या काम किया, और 14 से 24 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश और प्रदेश के अंदर रही, तो उन्होंने किस प्रकार की योजनाएं और काम वो हमारे क्षेत्र के अंदर करने का काम किया। आदरणीय साथियों, आज लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की बहाली की आवश्यकता है। हम बोलते हैं कि आज इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन जब आप योजनाओं के बारे में सुनोगे और दोनों चीजों का आंकलन करोगे तो आपको लगेगा ये देश तो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं राजशाही इस देश के ऊपर हावी होती जा रही है। 2004 और 14 के बीच में कांग्रेस सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया, और जिसको ऐसे कदम के रूप में मानता हूं कि अगर आजाद भारत में वाकई में पूरी मलकियत जमीन की किसान को मिली, तो राहुल गांधी जी के उस कदम के कारण, जब भट्टा पारसोल के अंदर मायावती की सरकार होती थी और जबरदस्ती किसानों की जमीन को हथियाने का काम किया, किसानों ने मना किया तो उन किसानों को के ऊपर एफआईआर लॉन्च करके अंदर डालने का काम हुआ। किसान जब अपने धरने प्रदर्शन के लिए वो रोडों के ऊपर बैठे तो राहुल गांधी जी
वो दिल्ली से चल के उनके बीच में 3 बार प्रयास किया, उनको पुलिस ने जाने नहीं दिया। सुबह 4 बजे उठ के मोटरसाइकिल से किसानों के बीच में पहुंचे और तुरंत प्रभाव से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, किसानों की जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उसको समझे और दिल्ली आके एक ऐसा बिल ड्राफ्ट किया कि आज तक वो कानून के रूप में हमारे बीच में काम कर रहा है। वो था लैंड एक्विजिशन बिल, यानी भूमि अधिग्रहण कानून। पहले सरकारें औने पौने दाम में किसान की जमीनें खरीदती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर जब से भूमि अधिग्रहण बिल बनाया, आज पूरे देश की कोई भी हुकूमत आए, कोई भी शासन करे, कोई सत्ता में बैठे, कोई भी पार्टी आज किसान की जमीन के ऊपर बुरी नीयत से नजर नहीं डाल सकती। अगर वो किसान की जमीन किसी काम के लिए लेना चाहेगी तो पहले 80% किसानों से पूर्ण बहुमत और समर्थन उनको प्राप्त करना पड़ेगा, 3 गुना दाम देने पड़ेंगे, और फिर भी किसान की संतुष्टि नहीं होती है तो किसान को 3 बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है कि आप 3 बार फिर अपना मुआवजा की डिमांड कर सकते हैं। आदरणीय साथियों, सबसे बड़ी चीज अगर आप मानोगे तो वो शिक्षा है। शिक्षा से ऊपर कुछ नहीं नजर आता। जो आदमी शिक्षित है अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, जो आदमी शिक्षित है देश के संविधान को पढ़ सकता है। कांग्रेस की सरकार ने 5% से ज्यादा पैसा जो भारतीय जीडीपी का था वो शिक्षा के ऊपर खर्च करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, गांव गांव के अंदर सरकारी स्कूल खोले गए। सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा जब नहीं जा पा रहा था तो बच्चों को प्रभावित करने के लिए उनके खाते में पैसे डालने शुरू किए। जो दलित और पिछड़ों के बच्चे थे, 36 बिरादरी के बीपीएल के बच्चे थे। और कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे सोच क्या थी? अरे भाई, हर समाज का बच्चा जब पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तब ये देश तरक्की कर पाएगा, सवाल खड़ा कर पाएगा, और तानाशाह शासक अगर इस देश में आएगा तो उसको समझ के लोकतंत्र बहाली के लिए प्रश्न खड़ा करेगा। आदरणीय साथियों, 2014 के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, सबसे पहले 2016 में भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर हथौड़ा चलाने का कार्य किया। ये इस देश का किसान समृद्ध था। हरियाणा और पंजाब के किसान ने 2016 में भी ट्रैक्टर और ट्रेली लेके वो दिल्ली की दहलीज के ऊपर दस्तक दी। सरकार ने लाठी डंडों, गोलियों से, पानी की बौछारों से उनको वापस भेजने का कार्य किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाई। भूमि अधिग्रहण कानून आज भी इस देश के अंदर झूका तू है। शिक्षा के मामले में हमारे क्षेत्र के अंदर अगर आप पूरे देश की बात करोगे तो जो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के गली गली, घर घर शिक्षा देने के लिए खुलवाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क के 50,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 450 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। और हमारे आपके करतारपुर का स्कूल है, आगे बयानी का है, बीड़ बाचो है, कादराबाद का है, ये तुसुंग वाला भी बंद होने वाला था। सरकार की नियति क्या है कि ये लोग अनपढ़ रहे, न संविधान को समझे, न अधिकार को समझे, और हम किसी प्रकार से इस लोकतंत्र को खत्म करके देश के संविधान के ऊपर हथौड़ा चलाते रहे। 2004 और 14 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सोचा कि इस देश के गरीब व्यक्ति के लिए भोजन का अधिकार कानून जब इस देश के अंदर आया तो उसके अंतर्गत 5 एकड़ तक का किसान भी वो सरकार से राशन लेने का लाभार्थी हो सकता था। साथियों, कांग्रेस की सरकार की चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही कि अब राइट टू फूड एक्ट के तहत हमें ये 5 किलो अनाज, चावल वगैरह फ्री में देना पड़ेगा। लेकिन साथियों, सोचने की बात एक है, जब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर 2 रुपए किलो गेहूं, चावल देती थी, उस वक्त आपको पूर्ण अधिकार के साथ वो अधिकार कि हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे, कभी भी किसी प्रधानमंत्री की फोटो आप लोगों को उस 5 किलो अनाज के थैले के ऊपर नहीं दिखी होगी। लेकिन 2014 के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, कोविड का समय चला, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए,
तो इस देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहला काम क्या किया, हर जगह अपनी फोटो छपवानी शुरू की। 5 किलो अनाज के कट्टे के ऊपर अपनी फोटो छपवा के ये बताना चाह रहा है कि ये मोदी की गारंटी है। यानी ये बताना चाह रहा है कि ये पैसा आप लोगों का पैसा नहीं है, ये तो मोदी अपनी जेब के पैसे से अन्न आप लोगों को देना चाहता है। और ये इशारा किस तरफ करता है, ये इशारा करता है उस राजशाही की तरफ जब राजा बोलते थे कि मैं अपनी प्रजा के बीच के अंदर सोना बांट दूंगा, चांदी बांट दूंगा। साथियों, आज इस देश का बजट अगर कुल बजट बनता है तो हम सब लोगों की जेब से पाई पाई के रूप में जो पैसा टैक्स के रूप में सरकारों के पास जमा होता है उससे देश का बजट बनता है। लेकिन जब सरकारें कांग्रेस की आती है तो सर्वोदय के काम, सबके हित के लिए काम, सबके हित के लिए कानून बनाने का काम करती है। और जब जब तानाशाही शासक आते हैं तो वो योजनाएं लेके आने का काम करता है। जैसे आपने देखा इन्होंने क्या योजना दी, उज्ज्वला योजना, कि उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर देंगे। और ये नहीं बताया कि भाई कांग्रेस के टाइम में जो 400 रुपए का सिलेंडर, 410 का सिलेंडर था, उसको हम 1200 रुपए तक लेके जाएंगे। और फिर महिलाओं को बहकाने के लिए क्या बोलता है कि ये बहनों को तोहफा है कि मैं 200 रुपए सस्ता करता हूं। अरे भाई 400 से 1200 तक भी तो तू लेके गया था, उसको कौन बताएगा। हमारे बीच में डॉक्टर नवजोत भी पहुंच चुके हैं। काम का पूरा दाम मिले और मनरेगा की योजना वो इस देश के अंदर लेके आए कि पूर्ण अधिकार के साथ एक गरीब व्यक्ति 100 दिन का काम इस सरकार से मांग सकता है। जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, मनरेगा के मैंडेट बढ़ाने का काम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। और इनके वेजेस बढ़ाने का काम, प्रतिदिन का जो भत्ता उनको मिलता था उसको बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे मजदूर भाई भी बीच में बैठे हुए हैं। मनरेगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहला भाषण अगर मोदी का देश की संसद में सुनोगे, उन्होंने कहा ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है और ये ढोल जो मेरे गले में पड़ा है वो तो मुझे बजाना ही पड़ेगा। गरीबों का अपमान करने के लिए ऐसा भाषण इस देश के प्रधानमंत्री वो देश की संसद के अंदर देते हैं। और लगातार मनरेगा की जो कानून था उसको कमजोर करने के लिए भाई कानून कांग्रेस ने बना दिया, हटा तो ये सकते नहीं, ये करेंगे क्या, उसको कमजोर करेंगे। कमजोर कैसे, या तो काम नहीं देंगे, काम देंगे तो पूरा दाम नहीं देंगे, अगर दाम देंगे तो समय पे नहीं देंगे तो मनरेगा का मजदूर अपने आप ही पीछे हट जाएगा। भाई ये योजनाएं किस तरीके की, इसमें कैसे काम करें। भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार करने की पहल अगर किसी पार्टी ने की तो 4 और 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने की, कोई बख्शा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुआ। अगर किसी भी नेता ने, भाई कांग्रेस की सरकार उस वक्त केंद्र में एक पैर पे सरकार खड़ी थी, 3 पैर उधार के थे, उसके बावजूद भी जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया। जिस भी नेता ने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो सुरेश कलमाड़ी था, चाहे कानी मोजी थी, चाहे कोई दूसरा ने ए राजा था, हर व्यक्ति को कानून के हवाले करने का काम किया कि भाई जिसने गलत किया है उसको सजा मिलेगी। आज देश में चल क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी आरटीआई को कमजोर, इस कानून को कमजोर और खत्म करने का प्रयास वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जो ये बोल रहे हैं कि इस देश में मोदी ने जीरो टॉलरेंस किया, तो बताओ भाई, हार्दिक पटेल का नाम तो आप लोगों ने सुना है। बहुत बड़ी मुहिम, पटेलों की मुहिम गुजरात के अंदर खड़ी की, राजद्रोह का मुकदमा हुआ, कोर्ट कचहरी ने राजद्रोह से उसको, पहले देशद्रोह का मुकदमा हुआ, कोर्ट कचहरी ने राजद्रोह का मुकदमे में तब्दील किया। अब उसको लगा कि यार मैं तो अंदर जाऊंगा, मैंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिसको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर मोदी। जो भी उसके अंदर जाएगा भ्रष्टाचार और पाप सारे धुल के, गंगा जमुना सरस्वती सारे उसके नहाने पूरे हो जाएंगे। आप अजीत पवार को देखो, मैं नाम लेके क्योट कर रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के ऊपर करोड़ों रुपए के गबन का केस ईडी ने दर्ज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनते ही सारे के सारे
उसके ऊपर जितने भी पाप के निशान थे, जितने भी दाग लगे थे, वो सारे के सारे उजले हुए। आज हमें सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा के अंदर जा रहा है। आज पूरे देश की राजनीति के अंदर अगर चारों तरफ नजर आती है तो एक चीज नजर आती है कि हरियाणा का चुनाव आए तो जाट और गैर जाट के नाम पर लड़ाओ, गुजरात में चुनाव आएगा पटेल और गैर पटेल के नाम पर लड़ाओ, अगर बिहार में चुनाव आएगा यादव और गैर यादव के नाम पे लड़ाओ, और इस देश के अंदर पोलराइजेशन के काम के लिए पूरे देश का चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुखौटा लगा के आएंगे। आज जब पूर्व के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री सिख था, जब यहाँ का राष्ट्रपति मुसलमान था, तब हमारे किसी हिंदुत्व को खतरा नहीं हुआ, और जब से हमारे देश का प्रधानमंत्री और मंत्री हिंदू है, यहाँ के राष्ट्रपति हिंदू है, गवर्नर हिंदू है, फिर हिंदुत्व को खतरा शुरू हुआ। तो दोस्तों समझना पड़ेगा, ये खतरा हिंदुत्व को नहीं है, ये खतरा देश के संविधान को है, क्योंकि संविधान निर्माण के समय में भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी, आरएसएस थी, जनता दल था। उन्होंने विरोध किया था कि हम इस देश के इस कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं रखेंगे, और इनके आगे जितने भी वंशज हैं, आरएसएस के वंशजों ने उसको अपने दिल के अंदर बिठा के देश के संविधान को पलटने की तैयारी कर ली, और वो पलटने के लिए इन्होंने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, और 400 पार का 2 वकील साथी बैठे हैं। माफ करना साथियों, अगर मैं कुछ गलत और अतिशयोक्ति का प्रयोग करूं तो मुझे टोक देना। 400 पार का मतलब है कि ये सरकार 2/3 बहुमत इस देश में लेना चाहती है। अगर 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती है तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से रूस फ्रांस के अंदर वो सरकारें बिना वोट के चलती है और एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि 15 साल के लिए पुतिन इस देश का राष्ट्रपति रहेगा, उसी तरीके से 2/3 बहुमत के साथ के बाद हमारे हाथ से वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। देश की संसद के अंदर एक ही प्रस्ताव पारित होगा, अगले 15 साल के लिए मोदी या कोई इनका सबॉर्डिनेट वो इस सत्ता के ऊपर काबिज रहेगा। तो आदरणीय साथियों, कानून बनाने का काम कांग्रेस ने किया, कानूनों को तोड़ के राजशाही की तरफ सिर्फ योजनाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं कांग्रेस का क्या था वो भी इन्हीं में संलिप्त होता ना, तो आज मैं अपने उस भाई की भी कोई बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी हमारा भाई है, कांग्रेस में है भाई, होता कि नहीं बीजेपी में बताओ। और जब बीजेपी इंद्री लोकसभा के प्रभारी श्री प्रदीप मान जी, एडवोकेट करण मडान जी, एडवोकेट चांदवीर मडान जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित शेरवान जी, यादवेंद्र जी, नाथीराम जी, बलबीर जी, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों और मेरे भाइयों, डॉक्टर सुनील ने बहुत ही विस्तार से हर बात को अच्छे से समझाया है। बीजेपी पार्टी की बात आती है, सबके जहन में एक ऐसी पार्टी की बात आती है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। सबने सुना था जब बीजेपी पार्टी आई, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो कौन से अच्छे दिन थे मुझे आज तक नहीं समझ आया। जब महंगाई इतनी नहीं थी फिर भी वो अच्छे दिन कह रहे थे कि महंगाई को खत्म करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। महिलाओं के साथ अन्याय होता और ये बात करते थे महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसी बात लेकर सत्ता में आते हैं। वो अच्छे दिन की बात करते हैं। आज महिला दिवस है और शिवरात्रि का महापर्व भी है। महिला दिवस पे भी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आज क्या आपकी महिलाएं सुरक्षित हैं? आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर हमारी महिलाएं सुरक्षित होती, अगर हमारी महिलाओं को अपने अधिकार मिले होते तो वो आज इस तरह खड़ी ना होती। जिस तरह एक दिन के लिए महिला दिवस दे रहे हैं आप, अरे हर दिन महिलाओं का है, हर रोज उनके बिना आप जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। और उन महिलाओं के साथ इतने अन्याय हुए, कभी किसी पुरुष ने साथ नहीं दिया, बोलना नहीं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप
उनके लिए बोलते तो शायद ये अन्याय ना होते। ये बीजेपी पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर सत्ता में आई, इस पार्टी ने बेटी के लिए किया क्या है, आप बता दीजिए। आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहे हैं, मारपीट उनके साथ हो रही है, घर से बाहर वो नहीं निकल सकती, शिक्षा के नाम पे उनके साथ अन्याय हो रहे हैं। आज भी लड़कियों के कई स्कूल हैं ऐसे जहां वो कहते हैं माँ बाप हम लड़कियां नहीं भेज सकती, क्यों? क्योंकि वहां पे अध्यापक उनके साथ शोषण करते हैं आज भी। और कारण क्या है? कारण हम लोग नहीं बोले। हम ऐसी सरकार की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे अच्छे दिन चाहिए थे आपको। वो सरकार, बहुत छोटी सी बात है, बिल्किस बानो का केस आप सबने सुना होगा। बिल्किस बानो जिसके साथ कितने लोगों ने बलात्कार किया, आरोपी जिनको की सजा हो गई, उन आरोपियों को, सजा याफ्ता मुजरिमों को 15 अगस्त को छोड़ा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक आदेश दिया कि ये लोग अच्छे चरित्र होने की वजह से इनको छोड़ा जा रहा है। वो 11 लोग जो छोड़े गए, तो उस बिल्किस बानो पे क्या गुजरी होगी कि उसके आरोपियों को बरी कर दिया गया और उनको सम्मान दिया गया, उनको फूल मालाएं पहना के स्वागत किया गया। ये तो भला हो हमारी सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने दोबारा से उन आरोपियों को सजा दी। तो आज जब महिलाओं के लिए हकों की बात है, तो आप सबको खड़े होना चाहिए और ऐसी सरकार लानी चाहिए जो आपकी महिलाओं की सुरक्षा कर सके। बात चलती है महंगाई की, बात चलती है औरतों के अधिकार की, बात चली बेरोजगारी की, बात चली शिक्षा की, हर चीज में इस सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी विफलता को दर्शाया है। अगर ये सरकार सफल होती तो आपके बेटों को रोजगार मिला होता, आपके बच्चे शिक्षा को पा रहे होते। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया, आपको पता 2020 के बाद इन्होंने सर्वे जो है ना, मतलब कि आंकड़े रखना बंद कर दिया, क्योंकि अगर कोई सरकार आंकड़े रखेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि हमारे बच्चे जो कोटा पढ़ने जाते हैं, कोटा में हम बच्चों को भेजते हैं ना शिक्षा के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वहां बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, पर उनके ऊपर इतना मानसिक तनाव होता है, इतना प्रेशर होता है कि वो बच्चे सुसाइड करने लग गए हैं। प्रतिदिन 35 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और कोटा में आप देख लेना हॉस्टल्स के बाहर तारें लगा दी गई है कि बच्चे सुसाइड ना करें। उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव है कि अगर हम पढ़ गए और हमें नौकरी ना मिली तो हम क्या करेंगे, किस तरह से हम आगे अपने माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। इतना तनाव है। हम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं ना। बहुत से हमारे देश में आजकल तो हर गांव में एक प्रचलन सा हो गया कि बच्चों को बाहर भेज दो, बाहर जाके नौकरी करेंगे। भेज रहे हैं ना बहुत से, और कितनी मुश्किलों से भेज रहे हैं। उन बच्चों के हमें गारंटी नहीं कि हमारा वो बच्चा बाहर सुरक्षित पहुंच रहा है, वो दीवार पार कर पाया कि नहीं। अभी कुछ दिन पूर्व डॉक्टर साहब एक गांव की बात बता रहे थे कि वहां आतिशबाजी चल रही, शाम को पटाखे चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि बच्चा दीवार फांद गया। उस दीवार फांदने के बाद हमारे बच्चे को क्या रोजगार मिलेगा, क्या सुरक्षा मिलेगी? इतनी मुश्किल से हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं। इस चीज का अगर पता करना ना, किसी माँ के दिल से पूछो जो अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने बच्चे को भेजती है, उस बाप से पूछो जो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चे को भेजता है, और फिर उसे ये पता नहीं कि उसका बच्चा सुरक्षित है, किस तरह से काम करेगा, क्या करेगा। कितनी बेरोजगारी हो रही है। उसके बाद महंगाई की बात चली थी। महंगाई, इन्होंने एक कहा महंगाई कम चाहिए कि नहीं, महंगा बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, ये नारा देके आए थे। तो बीजेपी सरकार क्या महंगाई को कम कर पाई है? आप जानते हैं कि सर्वे ये बताते हैं कि हमारे पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम है हमारी। बांग्लादेश में भी 1888 रुपए मिलते हैं और हमें 1870 रुपए मिल रहे हैं। हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए हैं। भुखमरी की बात चलती है, इन्होंने राशन बांटने की बात कर रखी है। हम 80 करोड़ इतना राशन बांटते हैं, हम लोगों को इतना राशन बांट रहे हैं। वो राशन बांटना इनकी मजबूरी है,
क्योंकि हमारा देश भूखमरी के ऐसे पायदान पे खड़ा है कि अगर हम ये दो देश के लोगों को राशन नहीं देंगे तो जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इनके आंकड़े आ जाएंगे कि ये जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और इनको जूते मार के बाहर निकाल लेगी। इसलिए इनकी मजबूरी हो गई है कि लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, और वो राशन भी फ्री का नहीं है। आप जो टैक्स पे करते हैं ना, उस पैसे से आपको ये राशन मिल रहा है। और इस राशन की बात है, देखो अभी मेरे जो काम वाली हैं बेचारी बहुत गरीब होते हैं ये लोग, और ये काम करते हैं, किस तरह से इनको राशन मिलता है, और उस राशन को लेने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, मेरे को खुद बताती है। छुट्टी लेके जाती है, मैडम जी छुट्टी चाहिए, राशन लेके आना, जाओ भी। और वहां वो राशन लेके आती है, मैडम जी आज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अंगूठा नहीं लग पाया, आज मेरा अंगूठा नहीं लगा, आज मेरे बेटे का नहीं लगा, मेरी माँ का नहीं लगा। कितने अंगूठे लगा के ये राशन देते हैं, और फिर जब तक उसका नंबर आता है तब तक कहते हैं कि राशन खत्म हो गया, तब तक राशन खत्म हो जाता है। कितनी लाइनों में हम खड़े होंगे, एक 5 किलो राशन के लिए हम इनके पास इतनी मजबूरी में जाते हैं, और उस पर हमें इतने लाइन पे लाइन अंगूठे पे अंगूठा लगवाते हैं। कितना हमें मजबूर कर रखा है। भूखमरी की यह तादाद हो रही है हमारे देश में कि हमारे लोग राशन के लिए भी तरस रहे हैं, और राशन मिलता नहीं। फिर अगले महीने जाते हैं, अगले महीने भी नहीं मिलता, पर्चियां काट देते हैं एक साथ सबकी, और लाइन लगी रहती है, 2-2 दिन तक लंबी लाइन लगी रहती है, फिर राशन नहीं मिलता, फिर भूखे रह जाते हैं। ये हालात हो रहे हैं हमारे देश के। बात चलती है पोर्टल्स की, अभी हम संकल्प पत्र है उसमें भी हमारे एक पोर्टल्स की बात चली हुई है। तो आपको पता है आधार कार्ड बनवाने की बात हुई थी, आधार कार्ड की बात सबसे पहले मनमोहन सिंह जी ने की, कांग्रेस सरकार ने की, तो इन्होंने विरोध किया। इनकी आदत है हर अच्छी चीज का विरोध करना, और बाद में उस चीज को अपनाना भी है। तो इन्होंने विरोध भी किया और आधार कार्ड बने भी। फिर इन्होंने बीच में एक छोटा सा वो कर दिया कि छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है उस बच्चे का भी आधार कार्ड लेके आओ। अब हमारे परिवेश में क्या होता है, भारतीय परिवेश में, कि बच्चे को 1-1.5 महीने से पहले मोस्टली बाहर नहीं निकालते, 1.25 महीने से पहले। और बच्चे को बाहर लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, उसके पैर का अंगूठा लगवाना है जी, पैर का निशान चाहिए। बहुत से बच्चों के जन्म रही हूं, हमने ठान लिया है, हम सब ने है ठाना, हम सब ने है ठाना, हमने आज सत्ता बदल के दिखा देनी अब की बार। तो अब की बार हमने एक ऐसी पार्टी लानी है जो आपके लिए, आपके हित के लिए काम करेगी। अब सत्ता परिवर्तन की बारी है, अब सत्ता परिवर्तन की बारी है, अब हमारी तैयारी है। हमारे प्रभारी जी प्रदीप मान जी, राजीव गांधी जातीय राज संगठन के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर सुनील कुमार जी, पूर्व में प्रत्याशी रहे हल्का इंद्री से डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, जिला बार के पूर्व में प्रधान रहे मेरे मामा जी कहूंगा डॉक्टर चांदवीर मंडाण जी, जिला पार्षद रहे चौधरी कर्ण मंडाण जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन आपके बीच में बैठे पूर्व में रहे नरेंद्र जी, राजेश भाई साहब पीछे बैठे हैं। आप सभी का ज्यादा दूर का तो नहीं, राज्य भर का हूं, आपका गवांढी हूं। आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया। डॉक्टर साहब ने वैसे तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, बोलने को कुछ छोटा नहीं, और फिर भी मैं लगातार बोल सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में भाषण देने के लिए मेरे को कहा गया है। कांग्रेस ने देश को सबसे मूलभूत ढांचा जिसे बोलते हैं शिक्षा, जिसे प्रदान करने का प्रयास किया। कैसे? देश को यूनिवर्सिटीज दी, देश को स्कूल दिए। जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे तभी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हो। जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे और रोजगार प्राप्त करोगे तभी अपने लिए मूलभूत ढांचे की जो सुविधाएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार, तभी प्राप्त कर सकते हो। आपका गढ़ी बिरबल का स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, इसने बहुत सारे अवसर दिए आपको। मेरे पिताजी ने शिक्षा यहीं से ग्रहण की, मेरी मम्मी ने शिक्षा यहीं से ग्रहण की, मेरे मामा जी ने शिक्षा यहीं से ग्रहण की, पूरे परिवार ने, चांदवीर मंडाण जी ने शिक्षा यहीं से ग्रहण की। मेरे मामा जी यहाँ शिक्षक भी रहे, सतपाल जी, और मेरे मामा जी रणधीर सिंह बदरान जी यहीं से शिक्षा ग्रहण करके पूरे हरियाणा में, पंजाब के चेयरमैन भी रहे। शिक्षा एक ऐसा ढांचा है, शिक्षा अगर आपको मिले तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हो।
और ये काम कांग्रेस ने किया। यहाँ पर खड़े सरपंच प्रिंस जी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उनके गांव में पहुंचा हूं। शिक्षा के कारण आप लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी के शासनकाल में आप रोजगार से वंचित रहे, और इसी का कारण है कि आपके युवाओं ने पिछले 10 साल में यहां से पलायन किया विदेशों में। अगर ये आपको रोजगार दे पाते तो आपके युवा यहां से पलायन ना करते। लोगों के कल्ले कल्ले बच्चे, उनको बाहर भेजने पर मजबूर होना पड़ा, क्यों? वो भी अपनी छाती से लगा कर रखना चाहते हैं अपने बच्चे को, लेकिन रोजगार नहीं है। हर आदमी सोचता है यहाँ रोजगार तो मिलता नहीं, भेज दूंगा अपने को बाहर। कौन अपनी छाती से दूर करना चाहता है अपने बच्चे को? कोई नहीं। लेकिन अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सबको अपने बच्चे को बाहर भेजना पड़ रहा है यहाँ से। बीजेपी कहती है कि हमने ये किया। छोटा सा बोलूंगा कि पिछले 2004 से 5 तक गन्ने का भाव 117 रुपए था हरियाणा में, और कांग्रेस राज में, जब कांग्रेस का राज गया 2014 में, तो 310 था, और 16 रुपए पिछले मरे आपके दुआए, तो टोटल 210 रुपए बढ़े आपके कांग्रेस के काल में। और इसमें 62 रुपए मात्र फर्क साफ है आपको कि आपको दाम किसने दिए फसलों के, और आपको रोजगार किसने दिया। रोजगार तभी दिया क्योंकि आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेज उन्होंने खोले, जींद में, सिरसा में, महेंद्रगढ़ में। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में इतने यूनिवर्सिटीज खुली, बताए बीजेपी इन्होंने कितने यूनिवर्सिटीज को, कितने मेडिकल कॉलेज को आप खोला। रोजगार के साथ साथ शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण ढांचा है, और स्वास्थ्य आपका तभी सही होगा जब अस्पताल सही होंगे। उन्होंने बताया कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कितने डॉक्टरों को भर्ती किया है नयों को, ये असफल रहे हैं। ये बोलते हैं कि 400 पार, इन्होंने हरियाणा में भी कहा था 75 पार, लेकिन रह गए 40 पे मात्र, क्योंकि जुमला दिया था एक 2-3 हजार। अगर हरियाणा कांग्रेस की ज्यादा होती तो 40 MLA हमारे होते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये नारे देते हैं, जुमले देते हैं झूठे, इनमें कुछ नहीं रखा। अगर आप एक होकर के चलोगे तो इनकी सरकार को उखाड़ फेंकोगे। और मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि सभी इकट्ठा होकर के हाथ के निशान पर वोट लगाएं, प्रत्याशी कोई भी हो। अगर अपने बच्चों को रोजगार चाहते हैं, सुनहरा भविष्य चाहते हैं, तो कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। धन्यवाद। सम्मान के योग्य हमारे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे और महिला के अध्यक्ष नवजोत कश्यप जी, नाथीराम जी, बलबीर जी, और आज के इस प्रोग्राम के आयोजक तो हमारी घर घर कांग्रेस की टीम है, करण सिंह मैदान जी, चांदवीर जी, सनी उपाध्याय जी, और सम्मानित मंच और मेरे साथी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित जी, और पूरा सम्मानित मंच, और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, भाइयों, सबको मेरा प्रणाम और आप सबका आभार। आप लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मेरे से पहले तमाम बातें, मुझे नहीं लगता कि कोई बात छूटी होगी। आप सबको सारी बातें पता है। जैसे हमारे यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कौर जी ने महिलाओं के बारे में बताया, बलबीर जी ने और साथियों ने किसान के बारे में बताया, डॉक्टर साहब ने भी किसानों की बात की, नौजवानों की बात की। तो इन तमाम बातों से एक बात डॉक्टर साहब साबित होती है कि आज देश में सारे वर्ग परेशान हैं। आज इस देश में आप देखोगे कि 5 वर्ग हैं: किसान, नौजवान, नारी, मजदूर। और ये जो संकल्प पत्र आज हम आपके बीच लेके आए हैं, ये संकल्प पत्र कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है, गरीबों का संकल्प पत्र है, हरियाणा के लोगों का संकल्प पत्र है, जिससे गरीबों का कल्याण होगा। ये कोई बीजेपी मोदी का संकल्प पत्र नहीं है जिससे सिर्फ अडानी अंबानी का ही फायदा होगा। पिछली बार 10 साल में, चाहे वो हरियाणा की सरकार रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार रही है, उन लोगों ने सिर्फ बड़े लोगों का फायदा किया है। उसमें अडानी अंबानी आए। मोदी जी बोलते थे, जैसे मैडम ने भी बताया, जब सरकार आनी थी अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन कहां है? अच्छे दिन आप देखिए कि आज आपके क्या अच्छे दिन है। आज पहले नौजवानों के साथ उन लोगों ने धोखा किया, फिर किसानों के साथ उन्होंने धोखा किया, फिर अब नारी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके साथ धोखा किया।
फिर किसान के साथ भी धोखा हुआ, मजदूर के साथ धोखा हुआ। तमाम ऐसी बातें हैं जो इन लोगों ने आपको धोखा दिया। तो ये संकल्प पत्र जो आपके बीच लेके आए हैं, मैं इसको थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूं इसमें आपके लिए क्या है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आती है तो जो पेंशन है बुढ़ेपा वो 6,000 होगी। 300 यूनिट बिजली हर महीने आपको मुफ्त दी जाएगी। जो रसोई गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपए का वो 500 रुपए में मिलेगा। अनेकों नौकरियां खाली पड़ी हैं। डॉक्टर साहब, इनकी नीयत में खोट है। सरकारों के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए जनता को। 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, ये लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे। वो सारी नौकरियां भरी जाएंगी। पहले भी आप में से कुछ साथी बैठे हैं, उनको 100-100 गज के प्लाट मिले होंगे। अब दोबारा सरकार आएगी तो फिर से 100-100 गज के प्लाट भी मिलेंगे और उस मकान को बनाने के लिए 3-3.5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें आप 2 कमरे बना सकते हो, एक बाथरूम लैट्रिन बना सकते हो और रसोई बना सकते हो। और जैसे मनरेगा की बात कर रहा हूं, मनरेगा में डॉक्टर साहब ने मनरेगा की बहुत विस्तार से बात की। मनरेगा एक ऐसी ताकत है जो कांग्रेस पार्टी ने देश को दी। मोदी जी, डॉक्टर साहब, लोकतंत्र को कोई बहाल कर सकती है, लोगों को के हाथ में कोई ताकत दे सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। हर गांव का पंच सरपंच सब दुखी है और पंचायती राज को कमजोर करने के पीछे इनका मकसद यही है कि ये रीड, अगर रीड को ही तोड़ोगे तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत विपक्ष है। हमने हमेशा विपक्ष का रोल अदा किया है। चाहे आप पार्लियामेंट में देखो, हमेशा श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में हमेशा देश के लोगों की आवाज उठाई है। तो हमारी पार्टी हमेशा ग्राउंड पे रही है। आप देखोगे कि जब जब लोगों के साथ अन्याय की बात की तो कांग्रेस पार्टी ने आके पहली बात की है। आज हम आपके बीच आए हैं तो हमारे आने का यही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। उस अभियान के तहत एक संकल्प पत्र हम लोगों के बीच लेके आए हैं, जिसमें ये तमाम वो बातें लिखी हुई हैं जिससे लोगों का कल्याण होगा, हरियाणा के लोगों का कल्याण होगा। ये गरीबों का संकल्प पत्र है। ये कोई बीजेपी मोदी सरकार जैसे अमीरों का संकल्प पत्र नहीं है जिसमें सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा होगा। इस संकल्प पत्र की तकलीफ करनाल के एमपी को भी कल हुई है। उसके एमपी ने अपना इसमें रोष दर्ज किया है कि भाई ये संकल्प पत्र ऐसा है वैसा है कि अब उनको तकलीफ हो रही है कि ये चीजें गरीबों को क्यों मिल रही हैं, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। अभी आपने बात की कि यहाँ विकास हो रहा है। आप देखोगे कि हरियाणा में और करनाल में 1% भी विकास नहीं हुआ। आप सड़कें देख लो, सड़कों का बुरा हाल है। आप स्कूल देख लो, स्कूलों का बुरा हाल है। आप ब्रिज देख लो, ब्रिजों का बुरा हाल है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, उसका बुरा हाल है। तो इन तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हरियाणा के लोग इनसे हताश है, परेशान है, हर वक्त दुखी है। चाहे वो किसान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो गरीब लोग हैं, सब लोग हताश है, सब लोग दुखी हैं। तो आप जल्द देखोगे हरियाणा के लोग इस कट्टर का और बीजेपी सरकार का और मोदी का झोला पैक करके इसको यहाँ से भगाएंगे। वेनपाल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कांग्रेस को इसलिए संकल्प पत्र लेकर लोगों के बीच में जाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ लोगों की जेबों को लूटने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन कांग्रेस आपके बीच एक संकल्प पत्र लेके आई है। कांग्रेस ने पिछले कुछ जैसे कर्नाटका, हिमाचल राज्यों के अंदर जीत दर्ज की, वहां भी एक अपना संकल्प पत्र जारी किया और उस संकल्प पत्र को लागू करने का काम किया। इसीलिए कांग्रेस आपके बीच एक संकल्प पत्र लेके आई लोगों के बीच, ताकि वो बता सके कि वो सरकार आने पर क्या आपके लिए कर सकती है। वो आपको 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 2 लाख भर्तियां, सिलेंडर के दाम जो 1,000 रुपए तक पहुंच गए हैं उसको 500 रुपए में आपको देने का काम करेगी। अन्य बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में दी हैं जो वो लागू करेंगे सरकार आने पर। क्या करना चाहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गाँव जा रहे हैं, लोगों का समर्थन है? देखिए, इसमें गांव के लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है क्योंकि ये जो संकल्प पत्र है कांग्रेस का, यह है एक गरीबों को समर्पित है, किसानों को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है। यह एक मतलब संकल्प पत्र जो कांग्रेस का है
यह आम जनता से जुड़ा हुआ संकल्प पत्र है, जो उसमें लोगों की काफी समस्याएं सोल्व होंगी इससे। सर, आज का जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, क्या कहना है? देखिए, आज गांव गढ़ी बिरबल में हमारे बहुत ही मजबूत साथी भाई करण मढ़ान जी, हमारे भाई चांदवीर मढ़ान जी और हमारे भाई सन्नी उपाध्याय, इन लोगों ने मिलके और गांव के तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके एक कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पंचायत घर में किया। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से भाई प्रदीप जी पहुंचे हैं। तो ये इस पर्चे के अंदर जो 15 गारंटी आप देख रहे हैं, तो ये 15 सिर्फ वायदे नहीं है, ये ऐसे संकल्प हैं जो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो लोकसभा में पहली कलम से करने का काम करेगी। साथियों, आज आपको पता है जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज धर्म और जाति के नाम पर बांटकर सरकारें पोलराइजेशन का काम कर रही है, इससे उल्टा कांग्रेस पार्टी, आपने पहले नारे भी बचपन में सुने होंगे कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो कांग्रेस पार्टी जात पात धर्म के नाम पे ना बांट के वो लोगों को हक हकूक की लड़ाई के लिए प्रेरित करती है। तो आने वाले समय में 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे, तो इस चुनाव में हम सब ने मिलके गांव के लोगों से आह्वान किया कि इन 15 प्रोमिसेस के लिए, 15 संकल्पों के लिए आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और लोकतंत्र के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती रही है, पिछले 10 सालों में युवाओं के हक हकूक के ऊपर जो डाका डालने का काम किया, जो किसानों को मजबूर करने का काम किया, जो महिलाओं को अधिकार मिलने थे उनकी सुरक्षा में विफल रह के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बाहर करके और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आने की बारी है। तो हम आपके चैनल के मार्फत, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि निरंतरता के साथ आप बड़ी मजबूती के साथ चौथे स्तंभ का जो काम है उसका निर्माण कर रहे हो, तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और जिस तरीके से पूरे देश की मीडिया को अपनी जेब में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सही चीज को ना दिखा के हर वो चीज जो इनको वोट का लाभ देती है, मीडिया उसी चीज को दिखाती है, तो आज पूरे देश में अरबों करोड़ों रुपए वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने अपनी मोदी की गारंटी बोलने के लिए शुरू किया है। जबकि एक व्यक्ति की गारंटी जो होती है, वो व्यक्ति की गारंटी कभी भी सरकारों के अंदर नहीं होती, वो राजशाही के अंदर होती है। लोकतंत्र में अगर गारंटी होती है तो वो हमारी सरकारों की गारंटी होती है। आप लोगों को देखो, हम लगातार पहले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कर रहे थे, तभी घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान आया, तो इन दोनों को मिला के हम 60 से ज्यादा गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और रात्रि का ठहराव उसी गांव के अंदर करते हैं कि रात्रि ठहराव के अंदर अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच में जाके हम उनकी बात सुनते हैं और चुनावी घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी वही चीज डालेगी जो लोग हमें बताने का काम करेंगे, हम पार्टी तक भेजने का काम करेंगे। देखो, लोकसभा चुनाव के लेके कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हर कार्यकर्ता ने अपनी कमर कस रखी है। लगातार हर नेता, हर कार्यकर्ता गांव-गांव के अंदर जो है ये पर्चों को लेके कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहा है। बीजेपी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हैं वो कुछ जगह नहीं हो पाए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, आप अपने क्षेत्र की बात करो, इंद्री में कहाँ काम हुए? इंद्री की सड़कों का आप हाल देखो, इंद्री के स्कूलों को बंद कर दिया गया। इंद्री में आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी बहनें लगातार जो है धरने पे बैठी रही। यहाँ पर तहसील के अंदर अगर आप जाओगे तो कोई काम नहीं होता, परमानेंट कोई तहसीलदार नहीं है, कभी करनाल वाले को एडिशनल चार्ज देके भेज देते हैं। इसी तरीके से करना, जो इंद्री कोर्ट के अंदर जो हमारे वकील भाई बैठे हैं, उनको जो पूर्ण रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं आज तक पूर्ण रूप से उनको नहीं मिल पाई। और ऐसे ही बीडीपीओ कार्यालय का हाल है। तो आप जहां भी देखोगे अफसरशाही चली हुई है, लोगों के कोई सुनवाई नहीं है, थाने कचहरी में चक्कर काट काट के लोग परेशान हो चुके हैं।